सोने की बात आज तफसीलन होगी, लेकिन अभी आपको ये बताएं कि फी तोला कीमत में 3700 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद रेट 4,82,462 रुपए पर आ गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे सबसे कीमती धात गोल्ड का। माजी की करेंसी आज स्ट्रेटेजिक रिजर्व में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तानी मुआशरे में सोने की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़ेवर आराइश, बनाव सिंगार से लेकर पैसे महफूज करने तक गोल्ड पर लोगों का एतमाद कम ना हुआ। दूसरी जानिब सोने की बढ़ती कीमतों ने हर आम व ख़ास को मुतासर किया। 2005 में 9,000 रुपये तोला से शुरू होने वाला सफ़र अब 4,82,000 पर पहुंच चुका है। सिर्फ 3 साल में 3 लाख रुपये तोले का इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए वर्ल्ड में इसकी इम्पोर्ट्स की, तो इसकी हैसियत नाकाबिले यकीन है। मरकजी बैंक्स और रियासतें इसे अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के तौर पर रखती हैं। इस वक्त अमरीका 8,000 टन गोल्ड रिजर्व्स के साथ सरफहरिस्त है। फिर दूसरी तरफ सोना खरीदने की दौड़ में चीन इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2025 में ही चीन ने 44 टन गोल्ड खरीदा, जिसके बाद इसके रिजर्व्स 2300 टन तक पहुंच गए। इसके अलावा दुनिया में बढ़ती हुई बेचैनी और जंगों के खतरात ने भी सोने की खरीदारी में इजाफा कर दिया है। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान टिसोरी साहब, और साथ में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर मोहम्मद खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले खुसूसी तौर पर शकील अहमद ने गोल्ड पर यह रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको पहले दिखाते हैं। पाकिस्तान में सोने की सालाना खपत 60 से 90 टन है, लेकिन सरकारी तखमीनों के मुताबिक मुल्क में 90% से ज्यादा गोल्ड की तजारत गैर कानूनी और गैर रस्मी तरीकों से की जा रही है। शादी ब्याहों, सकाफती, मजहबी और खानदानी रस्मों रवाज, सरमायाकारी या फिर दौलत का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तानी मुआशरे में सोने को एक खास अहमियत हासिल है। लेकिन हैरान कुन तौर पर गोल्ड मार्केट के लिए बाकायदा रेगुलेशंस और पॉलिसी पर अमल दरामद का फुकदान है। मुनासिब कवानीन न होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू और अवाम को सोने के वजन और मायार की मद में भारी नुकसानात का सामना है। मुसाबकती कमीशन की स्टडी के मुताबिक बमुश्किल 10% मार्केट कानूनी तरीके से चल रही है। गोल्ड जो है वो लार्जली अनरेगुलेटेड सेक्टर है पाकिस्तान में। आप बायर हैं, कोई सेलर हैं, वो आपको कहते हैं जी कि ये गोल्ड जो है वो 22 कैरेट है या 21.5 है, तो आप एज अ बायर यू डोंट नो कि वाकई वो इतना है या नहीं है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट में ज्यादातर कराची के बड़े ताजरों की इजारादारी है। तकरीबन हर बड़े शहर की अपनी सराफा एसोसिएशन है। पाकिस्तान को खुसूसी रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने के साथ साथ दुबई की तर्ज पर सोने की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत तजारत को मुनज़्ज़म करने, शफाफियत, लाइसेंसिंग और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इक़दाम की जरूरत है। दुबई तो हब है सोने का, के ट्रेड का स्पेशली। उन्होंने एक सेंट्रल इदारा बनाया है जिसके थ्रू वो लाइसेंसेस भी इशू करते हैं ट्रेडर्स को। उसके थ्रू उन्होंने अपने एसेइंग और हॉल मार्किंग पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस कराई और कंपल्सरी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। उसकी पॉलिसी पाकिस्तान में है, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज़ ऑफ द गोल्ड सेक्टर। सारिफीन को खालिस सोने की फ्राहमी के लिए हॉल मार्किंग को लाजमी करार देने, सोने की खरीदो फरोख्त को FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक करने, गोल्ड बैंकिंग सिस्टम का क़याम भी तजवीज़ किया गया है ताकि घरों में पड़ा सोना दस्तावेजी मईशत में शामिल हो सके। पाकिस्तान के पास इस वक्त 9 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के गोल्ड रिजर्व हैं, जबकि रेकोडेक्स समेत मुमकिना ज़खायर की मालियत अंदाजों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में गोल्ड सेक्टर की रेगुलेशन नागुज़ीर करार दी जा रही है। कैमरामैन अली रजा के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। शकील, आपका शुक्रिया। शकील ने तमाम फैक्टर्स पर रोशनी डाली है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। पहले चलते हैं इमरान टिसोरी आपकी जानिब। इमरान साहब, एक सवाल तो ऐसा है जो हर पाकिस्तानी के जहन में होता है कि पाकिस्तान में सोने की कीमत का फैसला आखिर होता कैसे है, क्या फार्मूला होता है, फिर मुख्तलिफ शहरों की जो सराफा एसोसिएशंस हैं उनका इसमें क्या किरदार है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने सुनी, बहुत अच्छी आपने कवरेज करी। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2025 जो है वो मेटल का मैं समझता हूँ कि पूरा एयर रहा है। आप जितनी भी धातें उठा के देख लें, चाहे सोना ले लें, सिल्वर ले लें, प्लेडियम ले लें, प्लेटिनम ले लें, सब धातों ने जो है अच्छा खासा जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान में आपने पूछा कि जी कि इसका रेट कैसे निकलता है। देखिए जी, इंटरनेशनल लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान से रेट निकल रहा है। एक्चुअली रेट का ताल्लुक डॉलर से और आपकी करेंसी से भी होता है, और इंटरनेशनली जो रेट्स निकलते हैं उससे फिर हम अपनी लोकल
جو پاکستان کے ٹیرف ہوتے ہیں, ٹیکسز ہوتے ہیں, منافع ہوتا ہے, وہ سب ڈال کے جو ہے ایک ریٹ نکالا جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل طریقہ ہے جو کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے, اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط چیز ہے, پر اس کا تعلق مین جو ہے ڈالر سے اور انٹرنیشنل ریٹ سے ہی ہے. لیکن سر یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز سٹیبل ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں اچانک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں سونے کی, پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, انٹرنیشنلی میں آپ کی اس بات کو غلط کہوں گا. دیکھیں انٹرنیشنلی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ میں کتنی فلکچویشن ہے. تو جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلکچویشن آتی ہے تو اسی حساب سے پاکستانی مارکیٹ میں بھی جو ہے اسی حساب سے ریٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. اب جیسا کہ ابھی خاتون نے بتایا کہ جی کہ ہر شہروں میں بھی ڈفرینٹ ریٹس ہیں. آپ لاہور چلے جائیں یا آپ کے پی کے چلے جائیں یا اسلام آباد چلے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کچھ 100 روپے 1000 روپے کے فرق کا ڈفرینس نارملی ہوتا ہے. وہ بھی مین ہب جو ہے میں سمجھتا ہوں کراچی ہے. کراچی سے جو ریٹ کی مارکیٹ جب کھلتی ہے اس کے بعد باقی شہروں کے جو ہے وہ ریٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, محمد خان صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مسابقتی کمیشن میں آپ ریسرچر بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل میں ہم یہ جان سکیں اس وقت کتنے فیصد مارکیٹ ڈاکیومنٹڈ ہے گولڈ کی, پہلے تو آپ یہ بتائیے گا, پھر ساتھ میں اگر یہ پرسنٹیج کم ہے تو پھر جو شفاف قیمتوں کی تشکیل ہے وہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ مسابقتی کمیشن گولڈ مارکیٹ میں شفافیت لانے کے لیے اس وقت کوئی اقدامات بھی اٹھا رہی ہے, کوئی آپ لوگوں کی تجاویز بھی ہیں, ذرا یہ بھی شیئر کیجیے. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دا شو. آپ کی بات جیسے آپ نے انیشیلی کہا کہ جو گولڈ مارکیٹ ہے پاکستان کی وہ لارجلی انڈاکومنٹڈ ہے. جو ہماری اسٹڈی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جو گولڈ مارکیٹ ہے وہ بیسیکلی 10% اراؤنڈ 10% جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہے, 90% ان ریگولیٹڈ ہے. تو جو گولڈ ہے, اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ یہ دے دوں کہ وائی ریگولیشنز آر امپورٹنٹ. بیکاز ریگولیشن کا ایک امپورٹنٹ, اکانومی جب ڈاکومنٹڈ ہوگی تو اس کا بینیفٹ, جو نیٹ بینیفٹ ہے وہ کنزیومر تک پھر پہنچتا ہے. اس کو فیئر کوالٹی آپ فیئر پرائس پہ اسے ملتی ہے. تو ہمارا جو سینٹر آف ایکسیلنس ان کمپٹیشن لا ہے سیسل, اس کا جو مین ایجنڈا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹس کو اسٹڈی کریں اور اس مارکیٹ میں جو ریگولیٹری اور لیگل بیریئرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان ہرڈلز کو دور کریں. تو یس یو آر رائٹ, مارکیٹ از ناٹ فارمل, مارکیٹ از انفارمل. اینڈ مارکیٹ کو فارمل بنانے کے لیے اس کو کوئی جو آپ کے انٹرنیشنل ماڈلز ہیں ان ماڈلز کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو گولڈ ایز میں جیسے میرے کولیگز کہہ رہے تھے کہ گولڈ ایک بڑا ذرا پریشیس میٹل ہے, اور اس کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی بائر اور سیلر کے اینڈ پہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اف آئی ایم اے بائر تو مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی جسے ہم اکنامکس میں انفارمیشن اسیمیٹری کہتے ہیں. تو اس صورت میں جب مارکیٹ کے فیئر پریکٹسز ہوں گی تو اس کے بعد پھر مارکیٹ جو ہے وہ اس حساب سے بیہیو کرے گی. ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ورلڈ گولڈ کونسل کی رپورٹ کے مطابق ہم پاکستان میں کوئی 2500 ارب کا سونا جو ہے وہ سال میں امپورٹ کرتے ہیں, جو ہماری مارکیٹ سائز ہے. آل دو جب ہم رپورٹ کمپائل کر رہے تھے تو ایف پی آر سے یا اسٹیٹ بینک سے بھی ہم نے کچھ ڈیٹا ایکوائر کرنے کی کوشش کی, بٹ ہمیں وہ ڈیٹا نہیں ملا. بٹ لارجلی جو ہمارا جو ریسورسز تھے وہ نیوز پیپرز اور انٹرنیشنل رپورٹس اور ان کی بیسس پہ تھے. اور یس جیسے آپ نے مینشن کیا, اس میں کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ پالیسی ابھی تک نہیں ہے, اور یہی ہماری مین ریکمنڈیشن ہے. ہماری ریکمنڈیشن کے بیس پہ آگے پالیسی نوٹس وغیرہ بنتے ہیں. لیکن محمد خان صاحب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا نا, پاکستان میں بہت عرصہ گولڈ کی درآمد پر پابندی بھی لگی رہی ہے, اس کو پھر ریسنٹلی حالیہ کچھ عرصے میں اٹھایا گیا ہے. اب یہ بھی آپ شیئر کیجیے گا کہ اس کی وجوہات پھر کیا تھیں, پابندی کیوں لگائی گئی تھی اور پھر اٹھائی کیوں گئی؟ سر پابندی تو جو بیسیکلی تھی وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈالر کی شارٹیج وغیرہ ہو گئی, تو اس میں مختلف کموڈٹیز کے اوپر امپورٹ پہ پابندی تھی, جس میں گولڈ واز ون امنگ دوز کموڈٹیز. لیکن ایشو یہ ہے کہ گولڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ذرا وہ کنٹینیوس ڈیمانڈ ہے, اور اس کی ہمارا ایک کلچرل کا بھی پارٹ ہے گولڈ. اس میں یہ ہوا کہ پھر اس میں جب آپ امپورٹ پہ پابندی لگاتے ہیں تو اس پہ پھر ڈفرینٹ چینل سے, باقی چینل سے لوگ پھر گولڈ کو امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سمگلنگ ہو گئی یا بلیک مارکیٹ ہو گئی یا یہ چیزیں. تو اس میں پھر اوور دا ٹائم جب ہم ایف ایکس ریزرو کی سائڈ پہ ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ایز این اکانومی, تو وہاں پہ ہم گولڈ کے اوپر پہ پابندی ہٹی. تو اب میرا خیال ہے کہ گولڈ مارکیٹ اسموتھلی فنکشن کر رہی ہے. بالکل اسموتھلی فنکشن کر رہی ہے. ٹسوری صاحب اسی پوائنٹ کو میں چاہوں گا آپ بھی اس پر ایک کمنٹ کرتے ہیں ضرور. اب جیسا کہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ویلیو ایڈ کی جاتی ہے, سونا منگوا کر پھر تاجر اس میں جس طریقے سے ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے تو پاکستان کا فائدہ ہی ہے. یہ اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, پچھلے 6 مہینے پہلے پاکستان کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی گئی کچھ پرسپشن کی وجہ سے. جب ہم نے اپنی ایسوسیشن کے ذریعے پچھلے 6 مہینے تک جو ہے وہ بڑی کوششیں کری, اسلام آباد میں منسٹری آف کامرس ہر ڈپارٹمنٹ میں گئے,
बड़ा वक्त लगा, उससे पाकिस्तान का बेसिकली नाम जरूर भी खराब हुआ। उस वक्त मैं समझता हूँ कुछ 60 अरब रुपए का अगर उसकी वैल्यूएशन देखते तो बाहर के लोगों का सोना पाकिस्तान में फंसा हुआ था। तो उसकी वजह से जो है बड़े प्रॉब्लम रही, गवर्नमेंट से फिर कई मीटिंग्स होती रही। बहरहाल उन्होंने आफ्टर 6 मंथ जो है वो हमारे एसआरओ में कुछ अमेंडमेंट करके गोल्ड की जो है एक्सपोर्ट को अलाउ किया और इंपोर्ट को भी जो है वो वापस से खोला है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा इसमें पोटेंशियल है हमारी एक्सपोर्ट में, सही। और यहाँ से जब वैल्यू एडिट करके एक्सपोर्ट जाएगी तो गोल्ड की डिमांड में भी इजाफा होगा और ये एक इंडस्ट्री जो है वो ग्रो होगी। बिल्कुल। मोहम्मद खान साहब, यहाँ पर इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% से ज़ायद सोने की जो तिजारत है वो गैर रस्मी है। अब तो ये किसकी नाकामी हम कहेंगे? इसकी रेगुलेशन होना अब कितनी ज़रूरी हो चुकी है ताकि इस खला को, जो रेगुलेटरी का खला है, इसको ख़त्म किया जा सके? जी, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, बेसिकली कमिंग बैक टू माय पॉइंट, हमारा जो रिपोर्ट है वो भी उसकी रिकमेंडेशंस को अगर आप देखें तो वो भी इसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि आप जो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, ये गोल्ड एज एन अनरेगुलेटेड सेक्टर, तो इसकी रेगुलेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट जब डॉक्यूमेंट होगी तो जैसे मेरे कोलीग बता रहे हैं कि उसकी वैल्यू एडिशन होगी, और वैल्यू एडिशन जो है फिर आप एक्सपोर्ट की तरफ आप जब जाएंगे और एक आप हब बनेंगे जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे टू इंटरनेशनल मार्केट। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग बायर के जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ज़्यादा उसकी क्वालिटी और उसकी जो यानी प्योरिटी और सारी चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होते हैं। जबकि हम जो लोकल मार्केट्स की चीज़ें, बिकॉज इट इज़ अनरेगुलेटेड, तो अनरेगुलेटेड होने की वजह से उसमें फिर क्वालिटी कंसर्न कस्टमर्स के होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े, इंटरनेशनल मार्केट का आप उनके जिक्र भी कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के ये भी बात कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि चीन और भारत खास तौर पर अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें गोल्ड का हिस्सा मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी गोल्ड स्ट्रेटजी में इस वक्त कितना संजीदा है, इस पर आप जरा बताइएगा। पे पाकिस्तान का गोल्ड से दूर रहना आपको नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिक रिस्क बन सकता है आने वाले वक्त में, और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है? सर, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई वुड से कि जो इंटरनेशनली जो यूएस डॉलर था वो हिस्टोरिकली अगर आप देखें वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ऑनवर्ड्स तो वो एक रिजर्व करेंसी थी दुनिया की। और इसी तरह यूएस ट्रेजरी बिल्स में अगर आप चाइना की बात करें तो उनकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो अब यूएस इकानमी चूँकि थोड़ा सा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस वहाँ पे ज़्यादा आ गई हैं और उनका जो डेट है वो अनसस्टेनेबल लेवल तक, उनके अपने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो अनसस्टेनेबल लेवल तक जा रहा है। तो उस सूरत में जो इमर्जिंग इकानमीज है, जैसे आपने इंडिया और चाइना वगैरह की एग्जांपल ली, तो उन्होंने एक यानी सेफ हेवन की तरफ वो चले गए, गोल्ड सर्व एज ए सेफ हेवन। तो उन्होंने अपनी जो एफएक्स रिजर्व है उसको डॉलर से जो है ना वो उस दूसरे गोल्ड की तरफ ले गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बिकॉज इन एडिशन टू कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, ऑर्डिनरी कंज्यूमर जो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड वो उसको ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दी। टॉकिंग टू पाकिस्तान, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप देखें तो जैसे अभी आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि यूएस डॉलर आहिस्ता आहिस्ता यानी उसकी जो प्राइस है वो कम हो रही है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट पाक रुपीज़ बट इट इज़ अगेंस्ट ऑल द मेजर करेंसीज। जब आपका एक यानी ग्लोबल करेंसी जो है वो वीक हो रही है तो उसके अगेंस्ट जो सेफ हेवन है वो गोल्ड बनता है। तो यानी कि करेंसीज पर जो कॉन्फिडेंस है, वो करेंसी पे कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है।